धन्यवाद डॉक्टर राकेश जी। वेबिनार के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के हमारे जो मुख्य वक्ता हैं उनका संक्षिप्त परिचय देने हेतु मैं ही देता हूँ। एक्चुअली हमारी मैडम मंजुला जी देने वाली थी लेकिन किसी कारण से उपलब्ध नहीं है। तो डॉक्टर प्रीति चोपड़ा मैम का BMS गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज रायपुर से हुआ है। MD MHS नासिक से कंप्लीट किया है। इसी के साथ में इन्होंने PG डिप्लोमा इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिम्बायोसिस पुणे से कंप्लीट किया है। PG डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स ये भी इनका हुआ है। और मैम को लगभग 22 साल से भी ज्यादा अनुभव है आयुर्वेदिक प्रैक्टिस का, जिसमें उनकी स्पेशलिटी है गायनिक डिसीजेस एंड पंचकर्मा ट्रीटमेंट। वर्तमान में मैडम एज ए प्रोफेसर इन सरदार अजीत सिंह स्मृति आयुर्वेदिक महाविद्यालय भोपाल में कार्यरत हैं। इसी के साथ में अथॉराइज मेडिकल अटेंडेंट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी दायित्व है मैम के पास में। मैम को एक हमारा मध्य प्रदेश का सर एक प्रदेश स्तर पर एक सम्मान होता है भाई उद्धव दास मेहता के नाम से, जिनमें सम्मान दिया जाता है। तो ऐसे ही सम्मान से मैम को उद्धव दास मेहता स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है आयुर्वेद कंट्रीब्यूशन के लिए। इसी के साथ में ऑनर्ड बाय द राजस्थान आयुष औषधालय एंड चरक फार्मा फॉर द वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ आयुर्वेदा। विभिन्न जो CMEs होते हैं, नेशनल सेमिनार्स होते हैं, इसमें मैम को एज ए गेस्ट स्पीकर या रिसोर्स पर्सन के माध्यम से इनवाइट किया गया है, जैसे कि किडनी मंथन 2022 में। ओजस फाउंडेशन मध्य प्रदेश में अपना हमारे भोपाल में बहुत अच्छा फाउंडेशन है, इनके 5 डेज वर्कशॉप में भी मैम को एज ए रिसोर्स पर्सन इनवाइट किया था। साथ ही में जो टॉक शोज होते हैं, आकाशवाणी है, हमारे FM है, दूरदर्शन है, ऐसे शोज में भी मैम ने पार्टिसिपेट किया है। मैम का वैसे बायोडाटा बहुत बड़ा है और मैम एक मैनेजमेंट गुरु भी है। मैं देखता हूँ कोई भी सेमिनार्स वगैरह उनके आयोजित होते हैं तो उनका पूरा मैनेजमेंट मैम ही देखती है। तो ऐसे बहुआयामी व्यक्तिमत्व जो हमारे साथ में है कि जो प्रोफेसर भी है, प्रैक्टिस भी करते हैं और मैनेजमेंट भी करते हैं, तो आज हमें उपलब्ध हुए हैं। तो निश्चित ही आज हमारी जो संभाषा है इसको लाभ मिलेगा। तो मैं वक्त गवाते हुए सादर आमंत्रित करता हूँ आज की मुख्य वक्ता डॉक्टर प्रीति चोपड़ा मैम को। मैम सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं इतनी बहुआयामी नहीं हूँ, पूरी कोशिश करूंगी कि आज के इस वेबिनार को यूजफुल बना सकूं। आज का विषय, क्योंकि हम सब एनाटॉमी वाले ही हैं, तो बहुत एनाटॉमी ना पढ़ाते हुए, जैसा सर ने बोला कि मेरा स्पेशल इंटरेस्ट गायनी सेक्टर में है, तो मैं आपको उसी के बारे में कुछ डिटेल करेंगे। सिर्फ एक यूट्रस मात्र जो स्ट्रक्चर है उसकी क्लिनिकल एनाटॉमी को देखते हुए कि कैसे वो यूट्राइन ब्लीडिंग को बढ़ाता है, जो डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग है, मतलब क्या चेंजेस आते हैं, आज उसको डिस्कस करेंगे। एक शॉर्ट में स्ट्रक्चर ऑफ आपकी आवाज नहीं आ रही है मैडम, आप अनम्यूट हो, आप म्यूट हो गए क्या? हाँ, वो मेरे से ही दब गया था। हाँ, ये जो यूट्रस है, इट्स अ पायरिफॉर्म पियर शेप्ड हॉलो मस्कुलर ऑर्गन, हम सब टीचर्स को पता है, एंड इट इज प्लेस्ड बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम। और नॉर्मल स्टेट, नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में ये प्यूबिक सिम्फाइसिस के नीचे ट्रू पेल्विस में होता है और एक बंद मुट्ठी के बराबर होता है। ओपन मुट्ठी जो है वो हार्ट है और बंद मुट्ठी यूट्रस है। ये इसीलिए बता रही हूँ कि पता सबको है, लेकिन इसको क्लिनिकली कैसे समझेंगे कि अगर इसका साइज बढ़ गया तो वो सबसे पहले किस ऑर्गन पे प्रॉब्लम करेगा, ये आगे आगे हम हर स्लाइड में देखेंगे। यूट्रस का मेन प्राइम एम क्या है? इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम, देन डेवलपमेंट ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम जिसको हम जाइगोट बोलते हैं, फिर मॉर्यूला, ब्लास्टुला, गैस्टुला, और इसके अलावा नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में एक रेगुलर साइक्लिकल चेंज लाना जिसको यूट्राइन साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं।
इसके पार्ट्स में फंडस, बॉडी, isthmus एंड सर्विक्स है। फंडस सबसे सुपीरियर पार्ट है, जो वाइडेस्ट पार्ट है, जहां पे इम्प्लांटेशन सबसे कॉमनली देखा जाता है। देन बॉडी, isthmus is the junction between the body and the cervix, and then the cervix, which is the tubular part, which is half in vagina and half supravaginal है। इसकी ये दो ओपनिंग्स होती हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, एंड ये दोनों ओपनिंग्स के बीच में एक सर्वाइकल कैनाल होती है। ये सब थ्योरेटिकली तो बहुत इजी सा लगता है, बट जब आप प्रैक्टिकली इसमें घुसते हैं तो इट इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड अ डिफिकल्ट स्ट्रक्चर, जिसको हैंडल विद केयर करना चाहिए। आई डोंट नो, वो लेडीज लकी हैं जिनकी गांव में, जंगल में, बाहर डिलीवरी हो जाती है और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता। अदरवाइज एक डिलीवरी इज अ नाइटमेयर। जो पुरानी चीजें लोगों ने बोली है ना, कि बच्चे का जन्म जब होता है तो औरत का दूसरा जन्म होता है, एक्चुअली इट इज, क्योंकि इतनी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारी इन 9 महीनों में, कि उसकी वजह से सारे सिस्टम्स भी कॉम्प्रोमाइज होके चलते हैं, इमीडिएटली उनमें एक फर्क आता है पोस्ट डिलीवरी। तो इसको उस ढंग से तो आज नहीं, ऑब्स्टेटिक नहीं, आज गायनी के ढंग से आपको बताऊंगी कि डीयूबी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो दिस इज अ शॉर्ट लुक ऑफ द यूट्रस एंड द सराउंडिंग एडिनेक्सा। जो मैंने बोला, फंडस, बॉडी, इंटरनल isthmus, internal os, canal, external os, and these are the two looks of the cervix, the external os. Nulliparous women में it is pinhole, but जहां डिलीवरी हुई तो ये पिन होल वाइड हो जाता है, like a lip, and then it is like this. It has two lips, the upper lip and the lower lip in the parous woman. दी इंटरनल स्ट्रक्चर, ये है इंपॉर्टेंस का आज के टॉपिक के लिए, कि यूट्रस का जो स्ट्रक्चर है वो ट्राई लेयर्ड है। एंडोमेट्रियम इज द मोस्ट इंटरनल लेयर, देन द मायोमेट्रियम एंड द पेरीमेट्रियम। इसमें क्लिनिकली बहुत सिग्निफिकेंस जो है वो एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम का है। पेरीमेट्रियम इज जस्ट एन आउटर कवरिंग विच इज सिरस इन नेचर, एंड वो पूरे यूट्रस को लेके ब्रॉड लिगामेंट तक कवर किए रहती है, और आगे पीछे उसके पाउचेस बनते हैं। एंडोमेट्रियम जो है ये इनरमोस्ट लेयर है, इट इज म्यूकस मेम्ब्रेन इन नेचर, एंड इसमें रिसेप्टर्स होते हैं फॉर आर टू मोस्ट प्रेशियस हार्मोन्स। हार्मोन्स तो जेनाइटल्स पे बहुत सारे काम करते हैं, बट दो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, इसके रिसेप्टर्स इसमें होते हैं, जिनकी वजह से इसमें साइक्लिकल चेंजेस हम देखते हैं। एंड मायोमेट्रियम जो है, दिस इज द मिडिल, द थिकेस्ट लेयर, जिसका इंपॉर्टेंस प्रेगनेंसी में समझ में आता है कि वो एक बंद मुट्ठी से इतने बड़े बैग के रूप में हो जाता है कि बच्चा, एक 50 सेंटीमीटर का बच्चा उसमें समा जाता है। तो यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि ये कितनी इलास्टिक होती होगी और कितनी थिक होती होगी, कि इतना एक्सपैंड होने के बाद भी रप्चर नहीं होती। लेकिन रप्चर के केसेस भी हम देखते हैं, जो मैंने शुरू में बोला कि वो लेडीज लकी हैं जिनकी प्रेगनेंसीज एंड डिलीवरीज अनइवेंटफुल होती हैं। अब एंडोमेट्रियम को थोड़ा डिटेल, दैट वाज जस्ट अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन। Endometrium is the innermost uterine layer which is mucoid in nature, and it is subdivided into deep and superficial. Deep को हम bacillus layer कहते हैं, germinatum कहते हैं, या रीजेनरेशन के लिए मदद करती है। ये वो लेयर है जिसपे हार्मोन्स का इफेक्ट उतना नहीं है जितना फंक्शनल लेयर में है, और ये लेयर एक पूरे टाइम यूट्राइन को लाइन किए रहती है, पीरियड के दौरान, पीरियड के बाद, पूरे टाइम, क्योंकि यहाँ से रीजेनरेशन होता है नई एंडोमेट्रियल फंक्शनल लेयर का। Then the superficial stratum functionalis, this proliferates very fast under the effect of estrogen, and then इसमें secretory activity आती है under the action of progesterone, and these two hormones complement together to form a thick endometrium जो periods में regularly shed off होती है। ये तो हुआ साम्य अवस्था, पर जब विषम अवस्था होती है तो जो ये वर्ड बहुत सिंपल लगता है, जिसको हम बोलते हैं साइक्लिकल पैटर्न ऑफ अ पीरियड, ये इतना बुरी तरीके से डिस्टर्ब होता है कि एक लेडी एनीमिक भी हो सकती है, एक लेडी बिल्कुल डिटीरिएट भी हो सकती है। एंड दिस एंडोमेट्रियल लेयर में जैसे ही हार्मोन इम्बैलेंस या दोषों का असाम्य अवस्था आती है, तो यू कैन सी कि ये लाइनिंग इरेगुलर एंड इरेगुलर पैटर्न में शेड होती है, इरेगुलर पीरियड में शेड होती है।
तो दिस इज द फंक्शनल लेयर। एंड इसकी आपको डायमेंशन शेयर करना चाहूंगी। सबसे पहले लास्ट वाला कि पीरियड के बाद इसका नॉर्मल डायमेंशन है 1 से 3 mm, ऐसी बनी रहती है। ये है बेसल लेयर। इस बेसल लेयर से ग्रो होती है जो ऊपर है 9 to 11 mm थिकनेस वाली। धीरे 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 ईस्ट्रोजन हार्मोन फ्रॉम डे 2, डे 1 जो ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, उसके बाद डे 2 से ये लेयर धीरे 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 डिवीजन होती है, 1 का 2, 2 का 3, एंड नॉर्मली इट शुड रीच 9 to 11 mm। ये अच्छी मानी जाती है, बट 6 के बाद भी इट इज ओके। एवरेज ऑप्टिमम जो है दैट इज 8 to 9, जिसमें इम्प्लांटेशन होना इजी रहता है। 9 to 11 जो है वो बहुत अच्छी होती है। एंड इसमें अब सिर्फ सेल डिवीजन हुआ है। इसका जो दिस इज कॉल्ड सिंपल माइटोटिक डिवीजन। अब इसका नेचर चेंज होना है, जो है 12 to 14 mm थिकनेस वाला। ये जैसे ही ओव्यूलेशन होता है, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, जिसका नेचर है, जिसका फंक्शन है ग्लैंड्स का नया निर्माण एंड वेसल्स का नया निर्माण, एंजियोजेनेसिस एंड हाइपरट्रोफी एंड प्लाजिया ऑफ द एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स। तो ये उस थिकनेस को 12 से 14 mm पहुंचा देता है, जो आगे अगर फर्टिलाइज हो गया ओवम तो वो आपका बनाएगा प्लाजेंटा, और फर्टिलाइज नहीं हुआ तो इट विल शेड आउट इन अ नॉर्मल साइक्लिकल पैटर्न व्हिच इज मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो ये हमारे एंडोमेट्रियम की एक नॉर्मल थिकनेस का डायमेंशंस मैंने आपसे शेयर किए, क्योंकि यही अगर 14 से ज्यादा बढ़ गया तो इसको हाइपरप्लाजिया बोलेंगे, और अगर ये 6 से कम रहा तो इट इज रसक्षय की अवस्था, कि वहां पे बन ही नहीं रहा और ब्लीडिंग नहीं आएगी, जो आजकल हम पीसीओडीज और इन सब में देख रहे हैं। आफ्टर मेनोपॉज द एंडोमेट्रियम is typically less than 5 mm। एक्चुअली 5 भी ज्यादा है, ये बुक्स में मेंशन्ड है, बट प्रैक्टिकल लाइफ में हम देखते हैं तो इट ऑसिलेट्स बिटवीन 2 to 4। इससे ज्यादा होती है तो थोड़ा सा हमको अलार्म आने लगता है कि कहीं कोई हार्मोनल इश्यू तो नहीं आ रहा मेनोपॉज के बाद। व्हाट इफ द एंडोमेट्रियम इज वेरी थिक? इट इज वेरी थिक। वही मैंने आपको बोला कि इफ इट गोज बियॉन्ड 16-17 it is considered as endometrial hyperplasia, and if it is beyond 20 patient is advised for the investigation, जिसको हम endometrial biopsy कहते हैं। क्लिनिकल कंडीशंस जो हमको एंडोमेट्रियम को इफेक्ट करते हुए दिखती हैं रोज की प्रैक्टिस में, पहला है एडिनोमाइसिस, कि इसी का टिश्यू, आपको आगे डायग्राम दिखाऊंगी, इसी का टिश्यू जो सिर्फ यूट्राइन कैविटी में ग्रो होना चाहिए था वो उल्टा रिवर्स हो रहा है, जिसको हमने उदावर्तनी योनि से कंपेयर किया था। कि योनि व्यापद में हम देखेंगे कि जब वेग नीचे ना होके, अनुलोम ना होके ऊपर विपरीत गति करे तो उसको हम एडिनोमाइसिस बोलते हैं। एंडोमेट्रियल कैंसर इज द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। मैंने अभी बोला 9 से 11, हद से हद 14 mm। अगर ये 20 के पार कॉन्स्टेंटली किसी लेडी की सोनोग्राफी की रिपोर्टिंग में है तो डेफिनेटली उसको हम इन्वेस्टिगेशन के लिए लेना चाहिए कि कहीं एंडोमेट्रियल कैंसर तो नहीं हो रहा। व्हाई सो मच हाइपरप्लाजिया? देन देयर इज अ क्लिक इन माइंड, endometrial hyperplasia which is abnormal, and this is common in just menarche के पास वाली stages में and perimenopausal phase stages में, but बीच में अगर किसी को हो रहा है तो then proper investigation should be done, which I'll discuss in the last slide. Then endometriosis, endometriosis को अगर हम संधि विच्छेद करें तो endometrium, O means abnormal clinical development and cis means synthesis. तो endometrium का abnormal synthesis is called endometriosis. ये endometriosis ectopic endometriosis करता है। एक तो abnormally grow कर रहा है, उसके अलावा ये क्या कर रहा है, इसको होना चाहिए यूट्रस में, लेकिन ectopic भी हो रहा है। Commonly fallopian tube, then ovary, it can drop down into placenta जो adnexus है हमारा, कल्डी सैक वगैरह, और अगर हम और एक्सटेंशन माने तो पेरिटोनियम एंड डायफ्राम।
एंड जब जब हमारे हार्मोन्स का पीक आएगा, उस लेडी को पीरियड आएगा, ये सब जगह से ब्लड शेड आउट होता है, एक क्रैम्पिंग पेन होता है। तो आपके पास पेशेंट आती है, आई हैव अ गर्ल विद मी, शी इज 23 years old, right from diaphragm to the pubic symphysis, इतना सिवियर पेन आता है, she starts sweating। उसको एमआरआई बोला है बिकॉज क्लिनिकली वो सिम्टम्स पूरे एंडोमेट्रियोसिस के आ रहे हैं। तो आएगी रिपोर्ट तो बिल्कुल मैं सचिन सर से शेयर कर दूंगी, आप लोग को सबसे डिस्कस कर लेंगे। एंडोमेट्राइटिस इज इन्फेक्शन which is the most commonest cause is sexually transmitted diseases, then TB of genitals, and अगर कोई बहुत अनहाइजीनिक कंडीशन में रहती है तो जो हमारे फंगल इन्फेक्शंस एंड प्रोटोजुअल इन्फेक्शंस हैं वो सब असेंड होते हैं वजाइना से, सर्विक्स से यूट्रस में, और एक हेल्दी एंडोमेट्रियम में इन्फ्लेमेशन देते हैं। दैट कंडीशन इज कॉल्ड एंडोमेट्राइटिस। ओ, ये क्या ओपन हो गया? देन कॉमन यूट्राइन कंडीशंस इसके अलावा जो देखने मिलती हैं वो है फाइब्रॉइड, पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज एंड यूट्राइन प्रोलैप्स। ये सब हमारे यूट्रस के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में क्या चेंज करेंगे, अब इसके बाद मैं डिस्कस करूंगी, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करते होंगे एंड जब ये रिपोर्ट्स आए सामने तो हमको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि हमने तो एनाटॉमी पढ़ी है, ये एडवांटेज है उसकी कि क्या क्या हो रहा है, ये हम एज एनाटॉमिस्ट बहुत क्लियरली और अच्छे से समझ पा रहे हैं। बिकॉज जब मैं पीजी कर रही थी तो मुझे लगता था दिस इज अ नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट, हाउ कैन आई कन्वर्ट दिस इनटू अ क्लिनिकल सब्जेक्ट व्हिच मेक्स मी कॉन्फिडेंट टू प्रैक्टिस। तो हमारे बीडीसी की सारी अप्लाइड एनाटॉमी एंड हमारे आयुर्वेद के सारे दोषों का की विषमता, इनको एक साथ कंबाइन किया एंड देन the result is this, कि एक confidence आया कि yes, anatomy helps us in doing a good practice। Endometrial polyp, ये पहला एक मोस्ट कॉमन कंडीशन आजकल हम देख रहे हैं। एंड पॉलिप एक बिनाइन एबनॉर्मल ओवर ग्रोथ है एंडोमेट्रियल टिश्यू की, जो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की तरह कैविटी में नजर आती है। अगर ये अनट्रीटेड छोड़ दी जाए तो ये इतनी बड़ी हो जाती है कि कई बार सर्विक्स से बाहर नजर आने लगती है एंड देन इट इज कॉल्ड सर्वाइकल पॉलिप। इसका ओरिजिन जो है वो नॉर्मली फंडस से होता है। कॉम्पोजिशन में आपको वही एंडोमेट्रियल टिश्यूज मिलेंगे विद द स्ट्रोमा एंड ब्लड वेसल्स। स्ट्रोमा में एंडोमेट्रियल ग्लैंडुलर सेल्स, द लिम्फैटिक्स एंड द ब्लड वेसल्स हमको जब हिस्टोपैथ के लिए भेजते हैं तो ये मिलता है। अगर ये नहीं है, इसके अलावा कुछ एटिपिकल सेल्स हैं, देन इट इज फॉर फर्दर बायोप्सी कि कहीं कैंसर तो नहीं। देन दिस एंडोमेट्रियल पॉलिप इज ऑफ टू टाइप्स, पेडंकुलेट एंड ससाइल। पेडंकुलेट बिल्कुल एक फूल जैसे डंडी से जुड़ा रहता है वैसा नजर आता है, एंड ससाइल इज फर्मली एडहेरेंट टू द यूट्राइन वॉल। ये मैंने कुछ डायग्राम्स शेयर किए हैं आप लोगों के साथ। यू कैन सी ये पूरा एक पेडंकल दिख रहा है और ये पॉलिप, दिस इज अ पेडंकुलेट पॉलिप। इस तरीके से टंग लाइक या फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। ये सोनोग्राफिक इमेज है। दिस इज अ पिक्टोरियल इमेज जिसमें हम ससाइल भी देख रहे हैं एंड पेडंकुलेटेड भी देख रहे हैं, एंड दिस इज अ लैप्रोस्कोपिक इमेज हिस्ट्रोस्कोपी की, ये मेरी एक पेशेंट की है, ये उसका पॉलिप है। अब ये पॉलिप्स जो हैं क्यों डीयूबी की तरफ लेके जाते हैं मैं यही शेयर करना चाहूंगी। अगर ये सर्वाइकल पॉलिप बन जाता, ये दिख रहा है आपको कि सर्विक्स के बाहर है, इसमें कोई भी लोअर सेगमेंट का प्रेशर, लोअर सेगमेंट मींस अगर पेशेंट कोर एक्सरसाइजेस जिम में जाके कर रहा है, या उकड़ू बैठ के झाड़ू पोछा कर रही है लेडी, या बहुत झुक के वजन उठाने का काम कर रही है, फिजिकल रिलेशनशिप, सेक्सुअल इंटरकोर्स, या आईयूसीडी इंसर्टेड है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कौन देख रहा है सोनोग्राफी करके आईयूसीडी इंसर्ट करने से पहले? नोबडी, कोई देखता ही नहीं है, पेशेंट आई इंसर्ट कर दी। इन सब इरिटेशंस एंड प्रेशर से ये सर्वाइकल पॉलिप ब्लीड करेगा एंड दैट पेशेंट विल कम टू यू कि मुझे लंबा पीरियड चलता है या पीरियड के बीच बीच में ब्लीडिंग होती है। बिकॉज काम तो हम सब बहुत करते हैं, कहाँ रियलाइज करते हैं कि हमें झुकना नहीं है या वजन नहीं उठाना। तो अगर इंटरमिटेंट ब्लीडिंग है
मीनोरेजिया इज अ प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग, बट मीनोमेट्रोरेजिया की पेशेंट है, मेट्रोरेजिया मींस इंटरमिटेंट ब्लीडिंग्स, तो आप इमीडिएटली उसकी एक सोनोग्राफी अच्छे सेंटर से ट्रांसवेजाइनल कराएं, बिकॉज चांसेस हैं कि उसको या हाइपरप्लाजिया हुआ हो या इस तरीके की कोई इमेज आपको मिले। इफ पेशेंट ऐसा वाला पिक्चर लेके आती है, देन हमने हमारे पेशेंट का ये वाला हिस्ट्रोस्कोपी गाइडेड, एक मैं नर्सिंग होम में जहां डिलीवरीज के लिए पेशेंट को लेके जाती हूँ, वहां पे हिस्ट्रोस्कोपिक गाइडेड पॉलीपेक्टोमी किया। पॉलीपेक्टोमी हम छोटे हॉस्पिटल्स में देखते हैं कि बस इसको जैसे सर्वाइकल है, इसको एक ट्वीजर से पकड़ा, रोटेट किया और निकाल दिया, पर ये जो पेडिकल है ये वहीं रह गया, तो वो रीग्रो करेगा, इसीलिए थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ता है। बट हिस्ट्रोस्कोपिक गाइडेड पॉलीपेक्टोमी में complete polyp is removed, and this is how you are confident to make your patient understand कि अब आप फ्री हो उस प्रॉब्लम से। अब ये तो हो गया मॉडर्न बात, तो इसमें आयुर्वेद ने क्या किया, आप सबके मन में ये आ रहा होगा। आयुर्वेद ने ये किया कि once a lady has this kind of tendency, it is for sure कि उसको दोबारा होगा, तो हमको दोबारा ना हो इसके लिए उसको लेखन चिकित्सा देनी है। एंड ये n number of patients में I have tried and it is result oriented. This is how we have to go ahead with polypectomy followed by Ayurvedic चिकित्सा। Now endometriosis, जो मैंने आपको बोला abnormal pathological growth, physiological नहीं, pathological growth of endometrium। ये endometrium जो है, ये endometrium जैसा ही टिश्यू ओवरीज, ट्यूब्स, पेल्विस, ओमेंटम एंड इवन डायफ्राम में देखा जाता है, बहुत ज्यादा सिवियर कंडीशन में। और अगर ये क्लस्टर के रूप में, एक गुच्छे के रूप में आ जाए तो उसको एंडोमेट्रियोमा कहते हैं। जो अगर ओवरी में है तो उसी को चॉकलेट सिस्ट भी कहते हैं, या हेमरेजिक सिस्ट या कॉम्प्लेक्स सिस्ट भी कहते हैं, जो बहुत कॉमनली आजकल लेडीज में दिख रहा है। दिस इज नॉन कैंसरस, बट देन इट हैज टू बी ट्रीटेड वेरी सीरियसली, क्योंकि बढ़ता गया तो आसपास के ऑर्गन्स पे प्रेशर देने लगता है। ये उसकी इमेज है। एंडोमेट्रियोसिस आपको दिख रहा है फंडस पे, ट्यूब में, एडिनेक्सा में, ये सब जगह जो एक रेड ब्लड क्लॉट जैसा दिख रहा है आउटसाइड यूट्रस, दिस इज एंडोमेट्रियोटिक टिश्यू। एंड ये जो ओवरी में दिख रहा है, मैं इसलिए इसको लास्ट में दिखा रही थी, दिस इज अ चॉकलेट सिस्ट। बिल्कुल डार्क चॉकलेट जैसे मेल्ट हो जाती है वैसा अपीयरेंस इसका एक सिस्टिक लीजन बना देता है, दिस इज कॉल्ड अ चॉकलेट सिस्ट। ये सब अगेन DUB एंड इनफर्टिलिटी का कारण बनते हैं आगे जाके। सेल्यूलर चेंज, अब एनाटॉमिकल चेंज क्या है, ये तो मैंने क्लिनिकल बता दिया। एनाटॉमिकल चेंज ये आता है कि जब भी एंडोमेट्रियोटिक टिश्यू ईस्ट्रोजन के इफेक्ट में प्लोरीफरेट होगा, फिर प्रोजेस्टेरोन के इफेक्ट में सिक्रीटरी एक्टिविटी में आएगा, और फिर दोनों के वापस कम होने से शेड आउट होगा, उस केस में एंडोमेट्रियल टिश्यू हर बार एक एक्स्ट्रा स्वेलिंग के साथ आएगा, क्योंकि वो ज्यादा ब्लड लोडेड है, एंड दैट कॉजेज इन्फ्लेमेशन। यानी क्रॉनिक पेशेंट्स में एंडोमेट्रियाइटिस देखा जाता है। इसके अलावा जब बार बार कोई चीज बनेगी बिगड़ेगी, बनेगी बिगड़ेगी, तो जैसे हमने लिवर में देखा था, पढ़ा है, फाइब्रोसिस, सिरोसिस ऑफ लिवर, स्कारिंग, ऐसी स्कारिंग यूटराइन वॉल पे आ जाती है। रिपीटेड स्कारिंग ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स माइट लीड टू मैलिग्नेंसी। कैंसर कुछ नहीं है, इट इज जस्ट अ कांस्टेंट इरिटेशन। किसी भी चीज का कांस्टेंट इरिटेशन होता रहे तो वो कैंसर को लीड कर सकता है। देन इसके अलावा एडिशंस, अगर एडिशंस बोलूं तो मैं दोबारा इस स्लाइड पे आती हूँ, जहां जहां ये ब्लड विद म्यूकस पड़ा है ये चिपकने लगता है। हमको कंजक्टिवाइटिस में हल्की सी आंख आती है तो हमारी दोनों आईलेट्स चिपक जाती है, एंड वी क्लीन इट बिकॉज इट इज एक्सटर्नल, बट देन दिस इज इंटरनल, वी आर नॉट एबल टू क्लीन इट, और वो आसपास के स्ट्रक्चर्स को चिपकाने लगता है। तो एनाटॉमिकल चेंज क्या आता है इसमें, हमारा ब्लैडर मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होता है, पेशेंट कम्स विद अ पेनफुल मैच्योरेशन, रिपीटेड मैच्योरेशन और इनकम्प्लीट मैच्योरेशन, क्योंकि ब्लैडर वॉल कहीं आके यूट्रस से चिपक गई है। ऐसा ही रेक्टम का इशू,
ऐसे ही अगर वो ऊपर कहीं ओमेंटम या स्मॉल इंटेस्टाइन या डायफ्राम पे गई है, डिफिकल्ट ब्रीदिंग, पेन वाइल डिफिकेशन, ऐसी चीजें आती हैं। तो एडिशंस इज कॉमन इन क्रॉनिक एंडोमेट्रियोसिस। और नोड्यूल्स, मैंने आपको जैसे ही बोला कि ब्लड का नेचर है थक्का बनाना, तो वो सिस्टिक लीजन्स बना देते हैं, विच इज अगेन, आप ब्रॉड लिगामेंट पे आके चिपक गए तो ब्रॉड लिगामेंट का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होगा, तो जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट फैलोपियन ट्यूब का होता है वो रिस्ट्रिक्ट होगा। एंड दिस इज हाउ द एनाटॉमी ऑफ द जेनाइटल्स चेंज। अब मायोमेट्रियम का डिटेल पढ़ेंगे। ये हमने पढ़ लिया एंडोमेट्रियम में होने वाली प्रॉब्लम्स, दैट इज एंडोमेट्रियल पॉलिप and endometritis, endometriosis. Now comes the myometrium, the thickest and the middle layer of uterus. The middle layer of uterus is made up of smooth muscles and it is tri-layered. Blood vessels, connective tissue सब है उसमें, and it is tri-layered. Tri-layered में outer is longitudinal, मिडिल वन जो है वो क्रिस क्रॉस है, हेलिसीन। स्पाइरल वेसल्स, जिसको हम फिजियोलॉजिकल लॉक्स कहते हैं पीरियड्स एंड डिलीवरीज के बाद, ये बुक्स में हमारे मेंशन्ड है कि ये फिजियोलॉजिकल लॉक्स एंटैंगल हो जाते हैं, जैसे एक बटुआ बंधता है ऐसे ये फिजियोलॉजिकल लॉक्स बनते हैं एंड पीरियड की ब्लीडिंग अपने आप बंद हो जाती है। कभी सोचा कैसे बंद होती है? ये स्मूथ मसल्स टाइट होती हैं एंड हमारे स्पाइरल वेसल्स टाइट हो जाते हैं एंड द ब्लीडिंग स्टॉप्स। Similarly, it is the same after deliveries. And the third is longitudinal and circular mixed fibers, जो endometrial shedding को, उसकी टोन को मेंटेन रखते हैं। ये आगे इसका डायग्राम है। जैसे ईस्ट्रोजन का काम है डिवीजन एंड टाइटनिंग ऑफ स्मूथ मसल्स, प्रोजेस्टेरोन का काम है रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स। ये दोनों का मिलके काम होता है। यूट्रस जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ, हमारे हेलिसीन या स्पाइरल वेसल्स टाइट हो गए बटुए की तरह एंड ब्लीडिंग चली गई। जैसे ही प्रोजेस्टेरोन के इफेक्ट में वो लूज हुए तो वो हेलिसीन वेसल्स ओपन हो गई एंड ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया और वो लाइनिंग जो थी वो ब्लड लोडेड हो गई, इसीलिए आपको पीरियड में ब्लड आता है। अब हम पीरियड ना सोचें, अगर प्रेगनेंसी सोचें तो प्लाजेंटा के कॉटिलिडन्स ब्लड लोडेड होते हैं, जो नरिशमेंट एक बेबी को देने की ताकत रखते हैं। 1 से 1.5 लीटर ब्लड उस के सर्कुलेशन में जाता है। तो ये मैजिक है मायोमेट्रियम का, जो ट्राई लेयर्ड है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल जस्ट फॉर द प्रोटेक्शन एंड द कॉन्ट्रैक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ यूट्रस। मिडिल इज द वास्कुलर लेयर which is made up of, which contains mainly the vessels, that is why it is called vascular layer, and these vessels are the helicine or the spiral vessels, and the inner one is the combination of longitudinal and circular muscles. हेलिसीन वेसल्स का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन एनाटॉमी के हिसाब से कि ये स्पाइरल वेसल्स होती हैं। ये मेनली, और भी जगह है बट मेनली अगर हम देखें तो पेनिस एंड ओवरीज में पाई जाती है। पेनिस के इरेक्शन के पीछे यही फिजियोलॉजी है कि जैसे ही अराउजल या न्यूरोमस्कुलर मैसेज आता है, पेनिस में ब्लड फ्लो बढ़ता है एंड दीज हेलिसीन वेसल्स बिकम ब्लड लोडेड एंड इंक्रीज इन लेंथ, and this is called erection of penis. And similarly यही चीज यूट्रस में भी होती है कि जैसे ही ब्लड लोडेड होने लगती है, एंजियोजेनेसिस होने लगता है अंडर द इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरोन व्हिच इज कॉल्ड ल्यूटियल फेज, ये एंडोमेट्रियम जो मोटी हुई थी, अब वो जैसे एक नींबू बनता है एंड पकता है तो रस वाला, एक संतरा बनता है जैसे ही राइप होता है रस वाला होता है। नाउ इट इज ब्लड लोडेड, रेडी टू शेड आउट और रेडी टू मेक प्लेसेंटा। ये हेलिसीन वेसल्स का काम है प्राकृतिक। लेकिन अगर विकृत हो गई तो क्या करेगी? ये ब्लड की जो लाइनिंग है एंडोमेट्रियम की, उसको और थिक कर देगी, विच विल कॉज डीयूबी। मेंस्ट्रुअल साइकिल में अपने आप बंद हो जाती है अगर, तो इट इज नॉर्मल। प्रेगनेंसी में अच्छे से सप्लाई करती है तो अगेन इट इज नॉर्मल, बट अगर पैथोलॉजिकल है तो देन इट विल लीड टू प्लाजेंटा एक्रीटा या पीपीएच या एपीएच, कुछ भी इस टाइप की चीज प्रेगनेंसी में, और नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में डीयूबी, which is also called abnormal uterine bleeding, AUB. This is the normal structure. ये हमारा मायोमेट्रियम है, जो यूट्राइन आर्टरी वर्टिकल है, उसने आर्कुएट आर्टरीज पूरी ऐसी देती गई,
लैटरली यूट्राइन आर्टरी है और पूरे यूट्रस को फंडस तक वो ऐसे आर्क्वेट वेसल्स देती है। एंड ये आर्क्वेट वेसल्स अंदर ऐसे रेडियल फॉर्म में पूरा फ्रॉम द आउटर मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम से मायो एंड मायो से तक जाती है। These radial arteries, when they enter the थर्ड लेयर जो मिक्स्ड लेयर है, वहां पे ये हेलिसीन वेसल्स बन जाती हैं। एंड दीज हेलिसीन वेसल्स आर देयर थ्रू आउट फ्रॉम बर्थ टू डेथ। लेकिन ये प्राकृत अवस्था में है तो दे आर बून, पर जैसे ही ये विकृत होती है देन इट इज अ डिफॉर्मिटी बोथ इन मेल्स एंड फीमेल्स। ये हेलिसीन वेसल्स का ब्लड फ्लो नहीं बढ़ेगा तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन होगा। इधर फीमेल्स में अगर ये हेलिसीन वेसल्स सिर्फ स्ट्रेट रहे तो हेवी ब्लीडिंग, एंड नहीं फिल हो तो रसक्षय या आर्तवक्षय या थिन या पुअर ट्रोफोप्लास्टिक रिएक्शन ऑफ प्लाजेंटा। तो इसको हमको प्राकृत करना होता है वात और पित्त का चिकित्सा करते हुए, एंड मॉडर्न में हम इसको हार्मोन्स की मदद से करते हैं। This is the microscopic structure. The vessels which are entering the myometrium and then the endometrium. इस तरीके से हमारा बेसल लेयर फंक्शनल लेयर में कन्वर्ट होता है विद दीज हेलिसीन वेसल्स। और जैसे ही हमारी ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, जब पीरियड आने की डेट से पहले प्रोजेस्टेरॉन कम होता है तो इस्चेमिक इफेक्ट में नेक्रोज हो जाती है, और जैसे एक बटुआ बंधता है ये सब वेसल्स स्क्वीज आउट होके ब्लीडिंग को रोक देती हैं। लेकिन ये कब नहीं होती उसकी क्लिनिकल कंडीशन अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगी। एडिनोमायोसिस। एडिनो मीन्स ग्लैंड, मायो मीन्स मसल, एंड अगेन ओसिस इज abnormal synthesis या pathological synthesis of what? Of this. These vessels and the glandular stroma in the muscular vascular layer जो middle layer है। जब ये abnormally grow होने लगती तो एडिनोमाइसिस में एंडोमेट्रियोसिस और इसमें डिफरेंस ये है कि वो एक्टोपिक जाके बड़ा होता है, और एडिनोमाइसिस जो है वो हमारे यूट्राइन में ही लाइनिंग में ही ओवर ग्रो हो जाता है, एंड इट ग्रोज लाइक दिस। इसका थ्योरी पार्ट पे वापस चलेंगे। ये हमारी एंडोमेट्रियल लाइनिंग है विच इज नॉर्मल, बट जैसे ही रिवर्स उदावर्तनी योनि वापस ग्रो होने लगता है, उल्टा बाहर आने के बजाय इधर ग्रोथ हो रही है, तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एडिनोमायोसिस। व्हेन इट इज एट वन प्लेस इट इज कॉल्ड फोकल, व्हेन इट इज एट कंप्लीट यूट्राइन वॉल इट इज कॉल्ड डिफ्यूज, और एक बड़ा सा नाम बना ले इट इज कॉल्ड एडिनोमायोमा। ये सब एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है इसकी मायोमेट्रियम। तो वो अब उसकी एनाटॉमी चेंज करेंगे, और जैसे ही उसकी एनाटॉमी चेंज होगी तो कहीं ना कहीं पेन आएगा, ब्लीडिंग गड़बड़ होगी, और यूट्रस जब बड़ा होगा तो एंटीरियर वॉल पे अगर है तो ब्लैडर को इफेक्ट करेगा, पोस्टीरियर वॉल पे है तो रेक्टम को इफेक्ट करेगा, एंड दिस इज हाउ द सराउंडिंग एनाटॉमी आल्सो गेट्स डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ chronic diffuse adenomyosis। ये फोकल मैंने आपको अभी इमेज दिखाई थी, फोकल में ही कोई बड़ा सा कैप्सुलेटेड हो जाए तो देन इट इज एडिनोमायोमा, एंड अगर वो पूरी लाइनिंग में डिफ्यूज रहे तो इट इज कॉल्ड डिफ्यूज एडिनोमायोसिस। ये एक मेरी ही पेशेंट की कुछ कटिंग्स रखती हूँ, ये उसका इमेज है। दिस इज डिफ्यूज एडिनोमाइसिस। हमारी कैविटी हमने पढ़ी थी ट्रायंगुलर, आप शेप देख पा रहे हैं वो चेंज हो गई। पूरी यूट्राइन लाइनिंग एंड एंडोमेट्रियल लाइनिंग की जो एक जंक्शन है वो कहीं नजर ही नहीं आ रही, मतलब एंडोमेट्रियल मायोमेट्रियल इंटर सरफेस पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, एंड जब वो डिस्टर्ब होगा तो 200% पेशेंट को डीयूबी या अबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग होगी विच विल बी श्योरली पेनफुल, क्योंकि हमको एक छोटा सा दाना नाक पे या कान में हो जाए तो दुखता है, तो पूरा यूट्राइन लाइनिंग जब डिस्टर्ब है तो डिस्मेनोरिया होना ही है। दिस आई हैव ऑलरेडी शोड यू। अब एडिनोमाइसिस के बाद आता है पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। ये एनाटॉमी कैसे चेंज करता है? इसमें एनाटॉमिकल चेंजेस में इन्फ्लेमेशन जब होगा, अगर वो इनिशियल है
तो हमारी 7 दिन 10 दिन 15 दिन की दवाई से वो ठीक हो जाएगा, एंड इट विल नो वे इफेक्ट द यूट्राइन एनाटॉमी। बट इफ इट इज क्रॉनिक, तो वो इन्फिल्ट्रेशन जो इन्फेक्शन का है वो एंडोमेट्राइटिस करता है। एंडोमेट्राइटिस विल लीड टू, sometimes it leads to pyometritis, pus का collection, and then surely cancer. मेरी इतने सालों की 24 साल की प्रैक्टिस में आई हैव सीन 2 पेशेंट्स फ्रॉम विलेजेस जो खेती करती थी, ध्यान नहीं दिया, एंड जैसे ही स्पेक्युलम डाला फाउल स्मेलिंग पस बाहर आ रहा था। आई आस्क्ड हर, एंड पोस्ट मेनोपॉजल एज, आई आस्क्ड हर, शी सेड कपड़ा लगा लेती हूँ। वो उसको सफेद पानी बोलती थी, एंड दैट वाज पायोमेट्राइटिस। तो दिस इज द एनाटॉमिकल चेंज जो आपको सोनोग्राफीज में भी दिखता है, पैप स्मीयर्स या डिस्चार्ज के चेकअप्स में भी दिखता है, एंड ऑफ कोर्स हायर इन्वेस्टिगेशंस पे जाएंगे तो उसमें तो क्लियरली दिखता है, विच वी शुड सजेस्ट आवर पेशेंट्स टू गो फॉर। देन थिकनिंग, थिकनिंग तो होगी, इन्फ्लेमेशन है, बट कई बार मैंने कहा ना, अगर वो सिंपल है तो हम उसको सिंपल मेडिसिन से ट्रीट कर सकते हैं, नहीं है तो फिर वहां पे हमको डर लगता है कि रिपीटेड स्कारिंग से यूट्रस एंड एडिनेक्सा डैमेज ना हो जाए। फ्लूइड कलेक्शन बहुत बार यूट्राइन कैविटीज में दिखा है, उसमें त्रिमंग वर्क्स मैजिक 2BD फॉर 1 month बहुत अच्छा काम करती है, सीरियस इन्फेक्शंस नहीं होने देती। देन द इंक्रीज वेसल डेंसिटी, जैसे ही वहां वेसल डेंसिटी बढ़ेगी तो वहां बाहर चोट लगे और बस आ जाए तो ब्लीडिंग होती है, तो यूट्राइन ब्लीडिंग बिल्कुल होगी, एंड दैट इज अगेन द कॉज ऑफ AUB और DUB। डिस्टॉर्टेड वास्कुलेचर, सिम्टम्स में इट इज low grade fever throughout the month which is normally ignored, हम सब बोल देते हैं हड्डी बुखार है, but if it is prolonged associated with irregular periods या cramps in lower abdomen या repeated UTI, incomplete evacuation of stool या foul smelling periods, तो it should be taken for investigation. Then the fibroid, फाइब्रॉइड, अर्बुद, वातज, पित्तज, कफज जो कहे गए हैं, एक्चुअली हम लोगों ने मतलब जब हम, बिकॉज आई एम यूजिंग मॉडर्न डायग्नोस्टिक टूल्स इन माय प्रैक्टिस, तो देखा है कि कौन सा फाइब्रॉइड सबसे फास्ट ग्रो होता है, वो बिल्कुल वही है जो हमने वातज, पित्तज, कफज में पढ़ा है। एंड इसमें कॉम्पोजिशन, दे आर नॉर्मली, सबसे पहली चीज दे आर नॉन कैंसरस, क्योंकि ये स्मूथ मसल्स और फाइब्रस टिश्यूज से बनते हैं, बट अगर प्रोलॉन्ग्ड है, उनमें गैंग्रीनस चेंज आ रहा है या बहुत फास्ट ग्रोइंग है तो बायोप्सी करा लेनी चाहिए, अदरवाइज मैक्सिमम आर नॉन कैंसरस। इनकी कॉम्पोजिशन में अब अगर हम हिस्टोपैथ कराते हैं तो हमें स्मूथ मसल फाइबर्स या फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू मिलता है, फाइन, वी कैन लीव इट, पर अगर कुछ और मिलता है तो उसको निकाल लेना बेहतर है। सेल्यूलर मेकअप जो है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हमको स्मूथ मसल्स मोनोक्लोनल एंड फाइब्रोब्लास्ट मिलेगा जो उसकी ग्रोथ फास्ट करा रहा है, लेकिन अगर एटिपिकल है तो देन इट इज कैंसर। एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स मिलेगा, जो आसपास के टिश्यूज हैं वो सब ऐड हो जाते हैं टू मेक अ फाइब्रॉइड। फ्लूइड एक्यूमुलेशन क्यों मिलेगा फाइब्रॉइड में, क्योंकि जब वो प्रेशर दे रहा है तो यूजिंग आउट होती है। अगर वो इन्फेक्ट हो गया, मैंने कहा ना बीच में से अगर उसमें लिक्विफिकेशन हो रहा है तो समटाइम्स इट लीड्स टू एब्सेस फॉर्मेशन या पायोमेट्रा, और कुछ इस टाइप का लुक सोनोग्राफीज में या लैप्रोस्कोपी में आता है कि यूट्रस की ये वॉल तो बिल्कुल ठीक दिख रही है, ये ट्यूब की एनाटॉमी और ओवरी भी बिल्कुल ठीक दिख रही है, लेकिन इधर कहीं कोई इन्फेक्शन था, इधर PID या कोई इन्फेक्टेड फाइब्रॉइड जिसने पूरा हाइड्रोसैल्पिंग्स या इन्फ्लेम ट्यूब एंड ओवरी किया है। तो दीज काइंड ऑफ पेशेंट्स शुड बी ट्रीटेड इन अ प्रॉपर वे कि कहीं वो कुछ और मैलिग्नेंसी एंड अप ना हो। Location of fibroid, subserosal, which is between the perimetrium and the myometrium, intramural within the myometrium, submucosal between the myometrium and the endometrium, pedunculated जिसमें कुछ स्टॉक है जिसके साथ वो है, इंट्रालिगामेंट्री यूट्रस के बाहर, एंड सर्वाइकल विच इज इन दी सर्विक्स। ये इसकी इमेज है, एंड दिस इज अ रियल टाइम यूट्रस। ये इमेज आपको दिखा रही है। Pedunculated, subserosal are the
लीस्ट बॉदर्ड अबाउट फाइब्रॉइड्स, ये एक मस्से की तरह बाहर बड़े होते हैं, लेकिन अगर बड़े हो गए तो फिर सराउंडिंग ऑर्गन्स को पेन पहुंचाते हैं, कंप्रेशन इफेक्ट्स दिखाते हैं। पेडंक्यूलेटेड है अगर सब सिरोजल, तो उसका सबसे बड़ा टेंशन है कि कहीं ट्विस्ट हो गया तो देन इट इज एन इमरजेंसी, ये गैंग्रीन बन जाएगा एंड देन इट हैज टू बी ऑपरेटेड इन एन इमरजेंसी कंडीशन। सबसिरोजल ससाइल इज ओके, लेकिन यहाँ पे ये जहां मेरा कर्सर है इसके बिल्कुल साइड में यूरेटर होता है, अगर ये बड़ा होता गया तो यूरेटर को कंप्रेस करेगा और आपको हाइड्रोनेफ्रोसिस एंड ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन या रिपीटेड स्कैंटी यूरिन मिलता है। तो देन ये आउटसाइड सराउंडिंग वाले ऑर्गन्स की एनाटॉमी को डिस्टर्ब करता है। इंटरनल में सब म्यूकोजल सबसे ज्यादा ब्लीडिंग करता है क्योंकि ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग को कंप्रेस कर रहा है, तो वहां की हेलिसिन वेसल्स जो हैं वो कंप्रेस लाइगेचर की तरह नहीं होंगी और थोड़ी 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 ब्लीड करती रहेंगी। इंट्राम्यूरल जो है वो सिर्फ पेन करता है, इंट्राम्यूरल जब तक बहुत बड़ा ना हो ब्लीडिंग को डिस्टर्ब नहीं करता। अब इनमें ये रियल टाइम पिक्चर जो है इसमें दिस इज सबसिरोसल, दिस इज सबसिरोसल, दिस इज सबसिरोसल, बट ये जो छोटे छोटे साइड में दिख रहे हैं दीज आर इंट्राम्यूरल, ये भी इंट्राम्यूरल हो सकता है, कट के बाहर आएगा तो समझ में आएगा दिस इज सबसिरोसल। तो ये एक रियल टाइम इमेज है जो सोनोग्राफीज या लैप्रोस्कोपी में हम लोग पेशेंट्स के खींचते जाते हैं। दिस इज द इंटरनल, ये जो दिख रहे हैं ये सबसिरोसल है, ये इंट्राम्यूरल है, and this is the endometrial या submucosal। तो you can see these are white in color, these are red in color। ये मैंने क्यों इमेज रखी, क्योंकि अगर ये रेड होते तो फिर हमें डाउट जाता कि ये कहीं वास्कुलर है, और हाईली वास्कुलर अगर हैं तो देन इट कैन बी सी, क्योंकि एंड इरेगुलर है। आप इधर फिर से मैं ये इमेज दिखाऊंगी तो एनाटॉमिकली आप देखेंगे ये बिल्कुल सर्कमस्क्राइब्ड कैप्सुलर है। तो नॉन मैलिग्नेंट एंड मैलिग्नेंट में डिफरेंस यही है, benign are regular, capsulated and they don't bleed on touch, they are painful, but malignants are painful, they are irregular and they bleed on touch। तो ये हम ऐसे रूल आउट कर सकते हैं कि yes this is that fibroid। लियोमायोमास भी बोलते हैं इनको एंड फाइब्रॉइड्स भी बोलते हैं। डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, आप सब बहुत सीनियर हैं, यही सब मैंने बताया है पीछे, बस इसकी एक छोटी सी पाम पॉइंट करके इसका एक जिंगल है, एक कि हम कैसे डायग्नोज करते हैं, कैसे उसके कॉजेस को समझते हैं। तो पाम जो है वो एनाटॉमिकल है एंड कॉइन वाला पार्ट जो है वो हार्मोनल है, वो मैंने यहाँ नहीं लिया है। पाम में स्ट्रक्चरल चेंजेस जो एनाटॉमी में यूट्रस के आते हैं दैट इज पॉलिप, एडिनोमायोसिस, लियोमायोमा एंड मैलिग्नेंसी या हाइपरप्लाजिया। तो ये चार कॉजेस यूट्रस की एनाटॉमी को डिस्टर्ब करते हैं, कॉइन वाले जो हैं वो उसकी फिजियोलॉजी को डिस्टर्ब करते हैं, हार्मोनल चीजों को। तो दिस इज हाउ वी सी डीयूबी में कैसे यूट्रस जो है इन्वॉल्व होता है। डायग्नोस्टिक अप्रोच इसकी होती है, पहला सबसे बेसिक हमारा एग्जामिनेशन, वो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है। सबसे पहला होता है हमारा पेल्विक एग्जामिनेशन कि पेशेंट का यूट्रस, मैंने कहा एक क्लोज फिस्ट है बिलो द प्यूबिक सिम्फाइसिस, इसीलिए मैंने वहां ये मेंशन किया था। दो इट साउंड्स वेरी इजी, बट किसी हेल्दी लेडी में असेस करना बहुत डिफिकल्ट होता है विद अ बाई मैनुअल एग्जामिनेशन। बट इफ इट इज पैल्पेबल अबव द प्यूबिक सिम्फाइसिस देन इट इज अ डाउट कि कहीं कोई सिस्ट है जो एडरेंट है यूट्रस से, अदरवाइज सिस्ट हमको लैटरल फॉर्निक्स में मिलते हैं, या यूट्रस बड़ा है और कहीं कोई फाइब्रॉइड या एडिनोमा है उसमें। इसमें अगर आपको क्लियर, एंड सबसे बड़ी चीज क्या उसका सर्विक्स मूवेबल है, इफ इट इज फिक्स्ड इट इज 200% कैंसर, इफ इट इज रिस्ट्रिक्टेड कैन बी अ बिग यूट्रस जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर रहा है। तो हम नॉन इन्वेजिव और सस्ता इलाज सबसे पहले देखते हैं, दैट इज अल्ट्रासोनोग्राफी पेल्विस, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी। उसमें कुछ डाउट आता है तो हिस्ट्रोलैप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी यूट्रस दिखाएगी बट लैप्रोस्कोपी हमको सबसिरोसल फाइब्रॉइड एंडोमेट्रियोसिस दिखाएंगे जो हिस्ट्रोस्कोपी नहीं दिखाएगी, इसलिए हिस्ट्रोलैप्रोस्कोपी होनी चाहिए। अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस का डायग्नोसिस करना है जो फंडस पे, ट्यूब पे है या बाहर पेल्विस पे ओमेंटम में कहीं है, तो वो आपको हिस्ट्रोस्कोपी से नहीं दिखेगा। एंड
लैप्रोस्कोपी से आपको सब सिरोसल फाइब्रॉइड्स भी दिख जाएंगे। एंड लास्ट एंड द फाइनल कंफर्मेटरी इज एंडोमेट्रियल बायोप्सी, अगर कहीं कोई डाउट है। थैंक यू सो मच। आई होप इट वाज फ्रूटफुल एंड ऑफ सम यूज टू यू। बहुत बढ़िया, दी बेस्ट, बहुत अनुभवी, बहुत उपयोगी है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मुझको यही था कि बहुत इलैबोरेट नहीं करूं, बट आपको एक क्लिनिकल कंसाइज दे सकूं। नहीं, बहुत टाइमली और बहुत पूरा इंक्लूडिंग है, हर एक चीज कंसर्न सब्जेक्ट को कनेक्ट करते हुए बहुत ही अच्छा मैम प्रेजेंटेशन था, बहुत यूजफुल। थैंक यू सर। अमित शुक्ला जी ने ही कुछ पूछना है। अमित शुक्ला जी, हेलो। हाँ, हेलो, am I audible? यस Yes, सर। sir. यस सर। मैं आपसे बस एक दो क्वेश्चन जानना चाह रहा था। असल में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, इतना अच्छा आपका वाइड एक्सपीरियंस है। जी सर। तो मैं जो हूँ एक चूंकि हम लोग का इनफर्टिलिटी सेंटर भी है, हाँ। तो दो तीन चीजें इसे जानना चाह रहा था कि आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जैसे इन केस ऑफ लो एमएच, हाँ, तो हम लोग आयुर्वेद में मतलब क्या ट्रीटमेंट जो है प्लान करें। और सेकंड हमारा ये है कि जैसे प्रोलैक्टिन एएमएच कम है, प्रोलैक्टिन ज्यादा है, तो उसको प्रोलैक्टिन लो करने के लिए हम लोग आयुर्वेद में क्या दे सकते हैं। तो जो इनफर्टिलिटी के दो मेन काज हैं वो हार्मोनल, वो हम लोग जो है माने इससे अच्छा, इसमें एफएसएच जैसे उसमें जो उसका साइज है फॉलिकल का, तो साइज जैसे नहीं बढ़ रहा है, तो 17 mm to 25 mm के बीच में ओवल्यूशन की पॉसिबिलिटी है जी। और ये उसका साइज 17 mm, जैसे लेट्रोज वगैरह, लेट्रोजॉल वगैरह हम लोग देते हैं जी। तो इसके इंस्टेड ऑफ दिस मेडिसिन व्हाट वी कैन यूज इन आयुर्वेदा। सर आप आयुर्वेद प्रैक्टिस करते हैं ना? जी, मतलब मैं इसका पैरेलल जो हूँ मैम, मैं हर चीज का जो है वो मैंने इसमें मॉडर्न में ये देते हैं तो आयुर्वेद में ये देते हैं, बस कुछ आप जो की पॉइंट्स उस हिसाब से समझिएगा सर। जो हमारा पहला गर्भाव क्रांति का दूसरा चैप्टर है कि आर्तव जो है रस की उपधातु है। जी, तो उस पेशेंट को एएमएच लो है और लैक्टिन बढ़ा हुआ है। अब आपने देखा उसकी दोनों उपधातु गड़बड़ है, तो सबसे पहले रस धातु की चिकित्सा करेंगे। अब रस धातु की चिकित्सा में अगर मैं आज के दौर से देखूं सर, तो लाइफस्टाइल में जो आजकल बच्चे खा रहे हैं या लेडीज खा रही हैं, सबसे पहले उसका डाइट वो करवाइए। दूसरा, महाराष्ट्र की मेडिसिन जो हैं बहुत अच्छी आती हैं हर धातु के लिए, रस पाचक, रक्त पाचक, दे वर्क मैजिक सर। मेरी गायनी मैं जो हूँ ना एक मतलब उसमें एक, सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैं एक चीज अगर ना जिससे उसमें यदि आपका रिजर्वायर जो है कम है तो एएमएच इज लेस देन 2। हाँ, बिल्कुल बढ़ेगा सर। जो आप पीसीओडी और पीसीओएस वाला है, इसके केस में जो है मोर देन 7 रहता है। तो इन दोनों कंडीशंस को हम माने एक साथ जैसे कैसे हैंडल कर सकते हैं? बिल्कुल होता है सर। मैंने अभी 2 महीने पहले एक सर्टिफिकेट कोर्स किया था जिसमें 15 लेक्चर्स थे, एंड हम क्लिनिक में यही कर रहे हैं सर। इससे हम सबसे पहले वही देखेंगे, अगर प्रोलैक्टिन बढ़ा है तो फॉलिकल अच्छा नहीं बनेगा फॉर श्योर, क्योंकि प्रोलैक्टिन बढ़ेगा तो एफएसएच नीचे रहेगा मॉडर्न के हिसाब से सोचे। आयुर्वेद में ये सब नहीं है, आयुर्वेद में सिर्फ रस धातु है और उसकी उप धातु हमारे दिमाग में है ना, है ना। तो अब हम उसका प्रोलैक्टिन कम कैसे करेंगे, इसमें मुझे सब आयुर्वेद वालों को मैं हमेशा अपने हर लेक्चर में बोलती हूँ कि प्लीज सबसे पहले शतावरी मत दीजिए। हम शतावरी बोलते हैं कि स्त्री मित्र है, बहुत अच्छी मित्र है, लेकिन वो गैलेक्टोकॉक है सर। नहीं, उसमें एस्ट्रोजेंस भी होता है। हाँ, शतावरी कंटेंट में एस्ट्रोजेंस, इट कंटेन्स एस्ट्रोजेंस। सर वही ईस्ट्रोजन है, लेकिन शतावरी गैलेक्टोकॉक है ना, हम प्रोलैक्टिन ऑफ करा देंगे तो आप उसको हटा के दूसरे फाइटो ईस्ट्रोजन देंगे, जैसे शतपुष्पा है वो दीजिए, फ्लेक्स दीजिए, इस टाइप की चीजें दीजिए, है ना। हमारी प्रैक्टिस में गड़बड़ ही वही होता है, हम लोग क्या शतावरी भर भर के दे देते हैं, तो ये पेशेंट का प्रोलैक्टिन बढ़ने लगता है। प्रोलैक्टिन बढ़ेगा तो फॉलिकल बनेगा ही नहीं। तो आप उसमें सबसे पहले अपने प्रिस्क्रिप्शन में से शतावरी हटा लीजिए, पुष्पदत्ता रस
पूर्ण चंद्रोदय रस, रस पाचक वटी, ये सब ऐड करिए। 2 महीने के लिए पेशेंट को समझाइए और विरेचन फॉलोड बाय वस्ती करिए। आपको पक्का रिजल्ट मिलेगा, पक्का। आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इन केस ऑफ लो एमएच, लो एमएच सर बढ़ेगा बिल्कुल। पूर्ण चंद्रोदय रस दे रहे हैं ना, वो मेल्स में है लेकिन फीमेल्स में भी बराबरी का काम करता है। अश्वगंधा दीजिए, अडेप्टोजेनिक है, यूट्रस को एचपीओ एक्सेस को नॉर्मल करेगा। दीजिए, इनको आप स्टार्ट करिए, बेझिझक करिए। जी जी, थैंक यू। आता है Thank you, फर्क sir. बिल्कुल। हाँ मैम एक चीज और, आपने मैम सर्वाइकल इरोजन के बारे में बात नहीं करी, जिसमें बहुत अच्छा रोल अपने आयुर्वेद का भी मैंने देखा, क्योंकि मैं एक्चुअली करने के लिए बहुत सारा था, घंटा एक था और डीयू भी लिया था, इसलिए इरोजन नहीं किया। अगर मैं ल्यूकोरिया लेती तो इरोजन पक्का करती। अच्छा, दैट्स व्हाई मैंने कहा मैम, क्योंकि मैंने देखा ना आपा मार छार का बहुत अच्छा रोल देखा है सर्वाइकल इरोजन का अपने एक पेशेंट को। तो मैंने बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और पता है, जैसे इलेक्ट्रिक कॉटरी करते हैं, कॉटराइजेशन वो करते हैं, और हम अपने छार से यूज करके देखा है, 3 बार की सेटिंग में पेशेंट को बहुत आराम हो गया। वो बस एक बार एक फ्लो में सचिन सर से टॉपिक डिस्कस हुआ तो वो डीयू भी था मेरे दिमाग में। अगर ल्यूकोरिया लेती तो फिर सर्विक्स को जरूर ले लेती। मैम इरोजन के पेशेंट को भी जब ड्यूरिंग इंटरकोर्स किया है ऐसे तो ब्लड आ ही जाता है। Then it is spotting. It is not heavy bleeding. Heavy bleeding. Then it is only spotting. है ना? हाँ। प्रश्नों की सक्रियता से इस कार्यक्रम की सफलता सिद्ध होती है, और कोई अगर प्रश्न पूछना चाहें तो स्वागत है उनका। ये इंटरेस्ट क्रिएट होता है, इसका मतलब लोग इंटरेस्टिंगली सुन रहे हैं। तो और जो भी कोई अगर आपके कोई प्रश्न देने हैं तो वो कर सकते हैं। मैम डीओबी के लिए ड्रग ऑफ चॉइस में आप क्या यूज करते हो? जैसे रक्त स्तंभक वटी है, अयापान है, इसके अलावा और देख, अभी हम ना यहाँ पे फिर कारण पे गए वापस, है ना। डीयूवी में श्यानो, अशोकारिष्ट, बोलबद्रस, ये सब स्टिप्टिक है ना, ब्लीडिंग कम कर रहे हैं। लेकिन अगर एडिनोमाइसिस है, एंडोमेट्रियोसिस है, ये सब ओवरग्रोथ है ना, है ना, तो हमको लेखन चिकित्सा, वरुण आदि कषायम, है ना, वो कांचनाल से बेटर काम, बिल्कुल बेटर काम करता है। लोद्रासव, पत्रांगासव, ये चीजें। और जहाँ पे तुमको पाषाण गर्दभ चूर्ण वगैरह, पाषाण गर्दभ चूर्ण जो है मैम लेखन का काम करेगा। और अगर ऐसा कुछ दिखता है जैसे सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड है, तो सब म्यूकोजल में मैंने बात की हेलिसिन वेसल्स की, तो वहां पे पित्त दोष आ गया, तो सबसे पहले एक अच्छी पित्त शामक चिकित्सा दे दो, चंदकला रस, प्रवाल, मतलब ये एड ऑन करो अपने प्रिस्क्रिप्शन में, है ना, कि पित्त भी कम हुआ, लेखन भी हुआ और रक्त स्तंभक भी दिया। तो कुल मिला के हमारा प्रिस्क्रिप्शन जो है वो पेशेंट को हेल्प करेगा, है ना। सर आकाशदीप जी को कुछ बोलना था, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, उनको कंट्रीब्यूटर का भी मैंने इनविटेशन दिया था, लेकिन वो हो नहीं पा रहे, पार्टिसिपेट नहीं हो पा रहे। ये कोई और है? बलजोत जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैम हम बायकॉर्नेट यूटेरस में कुछ कर सकते हैं? बाइकॉर्नेट यूट्रस में सर एक कॉर्नुआ अगर बड़ा है तो बिल्कुल प्रेगनेंसी कर सकते हैं पेशेंट के लिए। आप उसी के लिए पूछ रहे हैं? हाँ, एक्चुअली मेरे पास पेशेंट था, उसको कंटिन्यू बायकॉर्नेट यूटेरस था और ब्लीडिंग की समस्या थी, यानी एक बार ब्लीडिंग स्टार्ट होगी तो महीनों महीने बंद नहीं होती थी। हाँ, तो उसमें आप हाइपरप्लाजिया अगर है सर तो फिर लेखन ही करेंगे, क्योंकि बाइकॉर्नेट यूट्रस में वो जो एंडोमेट्रियम है वो फंडल ना होके वो ऐसी हो जाती है और बड़ी हो जाती है, तो सरफेस एरिया बढ़ेगा तो ब्लीड करेगा। तो उसमें आप उसको बिना कुछ सोचे समझे 3 महीने के लिए लेखन चिकित्सा दे दें। एंड लेखन में इजीएस्ट टू बी टेकन इज वरुणादि कषायम अलॉन्ग विद लोद्रासव, क्योंकि लोद्र जो है एंटी इंफ्लेमेटरी है, तो वो दोनों काम करता है कि कहीं एंडोमेट्राइटिस तो नहीं हो रहा। तो आप उस हिसाब से बस कारण को वो करिए, वो 3 महीने के लिए दीजिए। और बोलबाद, पुष्यानो, इस टाइप की चीजें ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए 10 डेज या 7 डेज दे दीजिए। तो हमको, क्योंकि आयुर्वेद वर्क्स ऑन कॉज,
हमको निदान हटाना है। 10 दिन की दवा देके छोड़ देंगे, वो अगले पीरियड में फिर हो जाएगा। तो बिल्कुल क्लियरली पेशेंट को सबसे पहले तो ये बोलेंगे तुम्हारी बनावट में खराबी है, उस बनावट को तो हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन उसके अंदर जो बन रहा है उसको इस तरीके से 3 से 6 महीने करना पड़ेगा, बस इस तरीके से करिए सर। सिंपल एंडोमेट्रियोसिस में भी फिर हम औरनादी कषाय यूज कर सकते हैं? सर इट वर्क्स मैजिक, थोड़ा लोडिंग डोज दीजिएगा, बहुत अच्छा काम करता है। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लाजिया, एंडोमेट्रियोसिस, इन एडिनोमायोसिस, इन सब में। और देखो इनमें फर्क क्या आएगा, ये तो हो गया वरुण अकेला नहीं सर। एंडोमेट्रियोसिस में आर्तव मतलब बहिपुष्प है ना, वो रस की उपधातु है, तो हम रसपाचक और रक्तपाचक ये तीनों देंगे साथ में, रसपाचक, रक्तपाचक और वरुणादि। अभी एक रस बल करके तपन सर की कंपनी की भी आई है, ए फॉर आयुर्वेद, उसमें और रसपाचक में फर्क इतना है सर कि उसमें गुगुल नहीं है और रसपाचक में गुगुल है, तो गुगुल देंगे क्योंकि वो भी लेखन करेगा और एंटी इन्फ्लेमेटरी है। तो रस बल दे दिया तो बढ़ जाएगा, रसपाचक देंगे। रक्तपाचक क्योंकि एंडोमेट्रियम में हमने देख लिया कि वेसिकल्स भी हैं, और साथ में वरुणादि। ये 3 से 4 महीने चला दीजिए। किस किस में? एडिनोमाइसिस में, एंडोमेट्रियोसिस में और एंडोमेट्रियल हाइपरप्लाजिया, इन तीनों में दीजिए, रिजल्ट मिलता है सर। फिर पीसीओडी में भी अगर लेखन करना है मेद धातु की दृष्टि तो नहीं उसमें भी हम नहीं नहीं नहीं, पीसीओडी सर एक बहुत अलग चीज हो गई। पीसीओडी में अगर आर्तव क्षय है और लेखन करेंगे तो और क्षय हो जाएगा। तो पेशेंट को देख के समझ में आता है सर कि पित्तज है तो हम ये कम करेंगे, मतलब रक्तपाचक देंगे। पर अगर वो वातज है तो ऑलरेडी रक्त उसमें क्षय में है, वो आर्तव क्षय है, उसको लेखन दिया तो वो और रिटीरिएट हो जाएगी। तो वो आप अपने पेशेंट को देखिएगा कि वातज है, पित्तज है या कफज है, उस हिसाब से ट्रीटमेंट लीजिएगा। ओके मैम, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। आकाशदीप जी जुड़े हैं क्या? जुड़े हैं सर, लेकिन वो व्यूअर ही है, आज पता नहीं कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है। अमोल जी भी बड़े मुश्किल से बने थे आज। अच्छा इसमें सर ऐसा अच्छा। होता है क्या, व्यूअर अलग बाहर होते हैं? हाँ मैम, वो हाँ, एक्चुअली वही क्या है। है कि शुरू में जब हम फ्री वर्जन यूज करते थे ना तो बहुत हाँ। सारी गड़बड़ियां हो जाती थी, हाँ कुछ अनवांटेड कंटेंट भी शेयर हो जाता था, तो इसलिए हाँ। हमने वो अभी प्रोटेक्टेड वर्जन यूज तो करते हैं। इसमें कितने जुड़ते हैं? इसमें जुड़ कितने भी सकते हैं, पर वो पहले जोड़ दें? नहीं वो इशू नहीं है, ये हाँ। सिर्फ कंट्रोल रहता है कि किसको अच्छा। हम पार्टिसिपेंट बना सकते हैं। ओके, अदरवाइज अननोन पर्सन को याद आता है तो कुछ भी चीजें नहीं हो। हाँ वो इतना स्मूथ मतलब- रनिंग नहीं होता, बहुत डिस्टर्बेंस होती है। मतलब किसी को अगर पूछना है तो वो उसको हम परमिशन देते हैं, वो हैंड रेज करता है, उसको हम परमिट करते हैं। जी जी सर, जी। जी जी ठीक है सर, हम आगे बढ़े। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, हमारा आपने इनविटेशन स्वीकार किया और बहुत ही सुंदर और बहुत ही अप्लाइड लेक्चर दिया आज, जो मतलब विषय है। सर और धन्यवाद मत बोलिए प्लीज, बहुत ही संक्षिप्त नहीं नहीं, नहीं, धन्यवाद तो बनता है। आपने आज अतिथि वर्ग से हैं, परिवार से तो हैं, लेकिन आज आप हमारे अतिथि हैं तो परिवार से ही, लेकिन हमारे अतिथि हैं, इसलिए आपका आभार तो है ही, क्योंकि समय दिया है, आपने अपने ज्ञान को शेयर किया है, तो विशेषज्ञता दी है, तो बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। मैं विशेष इसलिए आभार व्यक्त करूंगा मैडम कि हम तो सभी है, प्रोफेसर है, सभी है, लेकिन जो प्रैक्टिशनर का व्यू होता है, व्यू पॉइंट ऑफ पढ़ाने का, वो एक अलग होता है, ये मैं समझ में आ रहा हूँ। और अभी जो एनसीआईएसएम चाह रहा है, एनसीआईएसएम कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन की जो बात कर रहा है, तो हमारा एजुकेशन भी इसी टाइप से हो कि पेशेंट को मैनोटमी पढ़ाए, सॉरी स्टूडेंट्स को भी, लेकिन थ्रू क्लिनिकल अप्रोच पढ़ाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा और उसमें इंटरेस्ट भी डेवलप होगा। क्योंकि वैसे भी हमारा सब्जेक्ट थोड़ा सा ड्राई सब्जेक्ट है, अगर हम एक्चुअल एनाटॉमी पढ़ाने जाते हैं तो थोड़ा सा बोरिंग सा हो जाता है विषय। लेकिन जिस तरह से आज आपने अप्लाइड को फोकस करके एनाटॉमी को आपने पढ़ाने की कोशिश की, मतलब ये बहुत अच्छा लगा। मैम का तो ये दूसरी बार है, एक हमने यहाँ पर बीच में सर उपक्रम शुरू किया था विश्व आयुर्वेद परिषद भोपाल के माध्यम से, क्लिनिकल लेक्चर जी 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 जी। तो उस बार भी मैम ने बहुत अच्छा क्लिनिकल विषय लिया था, तो इसीलिए हमने इस बार भी सोचा था कि भाई मैम का एक लेक्चर क्लिनिकल वाला इसमें हो जाए। और सही में मुझे लगता है कि जितने भी उपस्थित हैं सभी को आज का जो व्याख्यान है
बहुत उत्कृष्ट लगा होगा, क्योंकि जो पर्टिकुलर टॉपिक था मैम का DUB यूटेराइन ब्लीडिंग के ऊपर में, उसको उन्होंने काफी अच्छे से कवर किया है, और उसके जितने भी पहलू हैं, और नॉट ओनली एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल एंड ट्रीटमेंट, सभी पॉइंट्स उन्होंने उसमें कवर किए हैं। और हमारी जो शंकाएं भी थी हमारे श्रोताओं की, उनको भी उन्होंने अच्छे से निरसन किया है। और जो क्लिनिकल अप्रोच है कि किस टाइप की संप्राप्ति में किस टाइप से हमको विचार करके क्या ट्रीटमेंट देना है, तो ये व्यू भी बहुत अच्छा रहा मैडम। अदरवाइज होता क्या है कि जो स्पेशलिटी प्रैक्टिस नहीं करते, जैसे हम जनरल प्रैक्टिशनर हैं, तो हमें तो बस 2-4 ड्रग्स मालूम होते हैं, कोई भी पेशेंट आता है तो हम उठा के वही दे देते हैं, और कभी कभी रिजल्ट आते कभी नहीं आते, तो हमें वही समझ में नहीं आता है कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे। तो ये जो आज आपने अप्रोच बताया कि भाई कौन सी कंडीशन में क्या सोचकर कौन सा सिद्धांत हमको यूज करना है, तो ये भी बहुत डेफिनेटली सभी के लिए, व्यक्तिगत तौर पर मेरे लिए तो बहुत ही फ्रूटफुल रहा, क्योंकि मेरे पास भी काफी इस टाइप के पेशेंट आते हैं। तो मेरा भी यही था कि 50% में रिजल्ट आते और कभी नहीं आते थे। तो अभी थोड़ा सा आज मैं समझ गया हूँ इस चीजों को कि और हमें इस विषय को गंभीरता से पढ़ने की आवश्यकता है। तो आभार प्रदर्शन तो होगा, हमारे देशपांडे जी करेंगे, फिर भी मैं व्यक्तिगत तौर पर हमारी टीम की ओर से मैं आपका पुनश्च आभार व्यक्त करता हूँ, और भविष्य में भी जब भी हमें आपकी आवश्यकता रहेगी तो हम आपको सादर आमंत्रित करेंगे। जरूर जरूर सर, जरूर। आपने बिल्कुल सही कहा सचिन जी। वास्तव में जो हमारा जो प्लेटफॉर्म है, जो आपने कहा कॉम्पिटेंसी बेस्ड आजकल एजुकेशन हो गई है, तो उस पर्पज से वास्तव में हमारा जो प्रोग्राम है ये बहुत हेल्पफुल है इन बच्चों के लिए। पर वही बात है